हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल द मिडनाइट क्लब में, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन और मिस्टीरियस मूवीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी कहानी जानते हैं, उन कहानियों में छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं, ये मूवी हॉलीवुड के हॉरर जनरा में एक माइलस्टोन मानी जाती है, क्योंकि ये मूवी दुनिया की सबसे पहली वैम्पायर मूवी है और ऐसा माना जाता है कि इस मूवी से ही हॉलीवुड में हॉरर जॉनरा की शुरुआत हुई थी। इस मूवी का नाम है नॉस्फेरातु और ये ब्रैम स्टोकर के नावल द ड्रैकुला से प्रेरित है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी जर्मनी के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां हम एलन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो गॉड से प्रे कर रही होती है, और एज ए व्यूअर हम किसी को उसकी प्रेयर्स को सुनते हुए देखते हैं, लेकिन वो एंटिटी गॉड तो बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, कुछ सालों बाद एलन की शादी थॉमस नाम के एक एस्टेट एजेंट से हो जाती है। एलन उसे अपने नाइट भी उनसे बहुत प्यार करती थी। जाने से पहले एलन एक लॉकेट में अपने कुछ बाल रखकर थॉमस को देती है, जो उसे सफर में एलन की याद दिलाता रहेगा। एक लंबी यात्रा के बाद थॉमस कार्पेथियन पहाड़ियों के पास पहुंच गया था। वह रात एक जिप्सी टाउन में रुकने का फैसला करता है। वहां वह जिप्सीज को अपनी यात्रा के बारे में बताता है। जिप्सीज गंभीरतापूर्वक उसे आगे ना जाने की सलाह देते हैं और वो कहते हैं कि काउंट ओरलॉक एक श्रापित आत्मा है। कई जिप्सीज तो उसे शैतान होने का दावा भी कर रहे थे। खैर, वो किसी भी तरीके से एक इन में रात बिताने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अचानक से थॉमस की नींद खुलती है और आधी रात में किसी शोरगुल के कारण वो अपने बेड से उठकर जब देखने जाता है तो पाता है कि टाउन के लोग एक नग्न, जी हाँ, यानी कि एक नेकेड लड़की को घोड़े पर बिठाकर कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे थे। वहाँ एक वो कब्र से सड़ी गई लाश निकालते हैं और उसे स्टैब करते हैं, जिससे उस लाश की चीखें पूरे टाउन में गूंजने लगती हैं। अचानक से थॉमस की आंख खुलती है। वो उसे एक नाइटमेयर समझकर भूल जाता है, लेकिन हम एज ए व्यूअर जानते हैं कि ये हादसा नाइटमेयर नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। खैर, अगले दिन जब वो उठता है तो पाता है कि पूरा का पूरा टाउन खाली हो चुका था, यानी कि एक भी इंसान, तो छोड़िए जानवर तक भी इस टाउन में नहीं था। वो किसी भी तरीके से साहस बांधकर अपनी आगे की यात्रा आरंभ करता है। वो आगे एक चौराहे पर पहुंच गया था। जब वो असमंजस में था कि कहाँ जाए, तो अचानक से एक बग्घी उसके पास आकर रुकती है। वह उस बग्घी में बैठ जाता है और वो बग्घी उसे सीधा काउंट ओरलॉक के मैंशन यानी उसके महल तक ले जाती है। दूसरे ही पल हम थॉमस को काउंट ओरलॉक के महल के सामने खड़ा पाते हैं और वो बग्घी जो उसे लेकर आई थी वो भी गायब थी। वहीं दूसरी ओर हम थॉमस के बॉस हरनॉक को किसी प्रकार का रिचुअल करते देखते हैं। वो नेकेड था और काउंट ओरलॉक को पूज रहा होता है। वो काउंट ओरलॉक से एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट स्थापित कर लेता है और इसे इंसानी दुनिया में सर्व करता है। खैर, वहीं थॉमस काउंट को खड़ा देखता है, जिसका कद 7 फीट था। एज ए व्यूअर हम देखते हैं कि काउंट को एक इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वहाँ वो किसी एंटिटी की तरह दिखाई दे रहा था। मैं थॉमस को अंदर ले गया, उसे अपने रीति रिवाज से परिचय दिया, और जब दोनों आधी रात को खाना खाने बैठे हुए थे तो गलती से थॉमस ब्रेड काटते वक्त अपनी उंगली भी काट लिया था। उसका खून देखकर काउंट विचलित हो गया और वहीं थॉमस खाने की मेज से भाग खड़ा हुआ। दूसरे सीन में जब थॉमस सुबह सोकर उठता है तो वह अपनी छाती पर किसी तरह के बाइट मार्क्स यानी काटने के निशान को पाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि रात में उसके साथ क्या हुआ।
लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे चूहों को अपने रूम में देखकर वो सोचता है कि शायद ये चूहों ने ही काटा होगा, और वो इस बात को भूल जाता है। एनीवे, अगले सीन में थॉमस काउंट से मिलता है। काउंट डील के पेपर्स रेडी कर रहा था जिस पर थॉमस को साइन करने होते हैं, लेकिन किन्हीं वजह से थॉमस उन पेपर्स की भाषा ही नहीं समझ पा रहा था। तो काउंट इस पर बताता है कि यह भाषा उसके पुरखों की है, यानी कि उसके पुरखों का भी एक कल्चर रहा होगा। जैसे ही काउंट थॉमस का लॉकेट देखता है, वो उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है। साइन करवाने के बाद काउंट थॉमस को पैसों से भरी पोटली देता है। थॉमस भी वहां से जल्दी निकलना चाहता था, तो वह इस पोटली को अपने पास रख लेता है। अगली सुबह जब थॉमस सोकर उठा तो उसे अपनी छाती पर फिर से वही बाइट मार्क्स दिखाई दिए। यहाँ पर उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाती हैं और वह जल्द से जल्द यहाँ से भागने की तैयारी करता है। जैसे ही वह भागते भागते एक बेसमेंट में पहुँचता है, वहाँ पर एक बहुत बड़े ताबूत में खुद काउंट ओरलॉक लेटा हुआ था। थॉमस सब कुछ समझ आता है कि काउंट मर चुका है और उसे जिप्सीज की बात याद आने लगती है। वह जैसे ही काउंट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, काउंट उठ खड़ा होता है। वह थॉमस को पकड़ लेता है, लेकिन थॉमस जैसे तैसे करके वहां से भाग खड़ा हुआ। काउंट थॉमस के पीछे अपने भेड़िए छोड़ देता है, लेकिन थॉमस भागते भागते एक नदी में कूद गया था। वहीं दूसरी ओर एलन को पता चल गया कि थॉमस किसी मुसीबत में है, लाइक वो टेलीपैथिकली ये सब कुछ देख रही थी। वहीं दूसरी ओर फ्रेडरिक डॉक्टर विल्हेम सीवियर्स को बुलाता है, जो एलन की दिमागी हालत का इलाज कर रहे थे। वो एलन को दवा देकर सुला देते हैं, लेकिन डॉक्टर विल्हेम ये भी बताते हैं कि एलन का केस उनके बस से बाहर है। तो ऐसे में वह अपने मेंटोर प्रोफेसर एल्बिन एब्रहार्ट वैन फ्रांस को एलन को विजिट करने के लिए संदेशा भेजते हैं। दूसरी ओर थॉमस को एक सैंक्चुअरी में होश आता है, जहां पर नन उसे बताती हैं कि वह उनको नदी किनारे बेहोशी की हालत में मिला था। थॉमस जल्द से जल्द वहां से एलन के पास जाना चाहता था, लेकिन नन उसे रोकती हैं और कहती हैं कि ये पवित्र जगह है, यहाँ पर काउंट ओरलॉक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन थॉमस एलन के पास जाने के लिए आतुर है। वहीं हम थॉमस के बॉस हरनॉक, जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, मेंटल असाइलम में सलाखों के पीछे पाते हैं। वहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जानवर मरे हुए पाए गए थे, जैसे कि वो उनको कच्चा ही खा रहा हो। जैसे ही सेल वार्डन उसके सेल में आते हैं, हरनॉक उन पर भी हमला कर देता है। अब ओरलॉक भी एलन को पाने के लिए निकल पड़ता है। वह डिमिट्री शिप को ऑनबोर्ड करता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही डिमिट्री शिप है जिसका जिक्र द काउंट ड्रैकुला नॉवल में आता है। काउंट के आने से ही शिप पर सभी लोग मरने लगे थे। नाविकों में ये अफवाह फैल गई थी कि शायद शैतान ने इस शिप पर कब्जा कर लिया है। उनमें से एक नाविक जो काउंट के ही गांव से था, वह काउंट को जब मारने जाता है तो काउंट उसे ही मार देता है। तभी दूसरे प्रोफेसर एल्बिन एबनहार्ट एलन को विजिट करते हैं। एलन उन्हें अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती है। वो फिर से ट्रांसपोसेशन स्टेट में चली जाती है। भी एलन को पोसेस कर सकता है। उसे मेंटली और फिजिकली तो पोसेस वो कर ही दिया था, लेकिन अब उसके रास्ते में आने वाला कोई भी नहीं था। अगर कोई आता तो वो सबको मार सकता था। वहीं काउंट शहर आ चुका था। उसके आते ही उसने अपनी कुदृष्टि पूरे शहर पर डाल दी। हर तरफ लोग मर रहे थे, प्लेग और महामारी से। नॉक, जो कि मेंटल असाइलम से फरार था, वो काउंट को विजिट करता है। वहाँ थॉमस भी घर पहुंच चुका था, जो काफ़ी बीमार लग रहा था। काउंट ने हरनॉक के ही घर में अपना डेरा जमाया हुआ था। नॉक एलन को उठाने की बात करता है, लेकिन काउंट उसे टोकता है
और कहता है कि वह उसे खुद उठाने जाएगा। वहीं ऑरलॉक अपनी काली दृष्टि पूरे शहर पर डालता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब थॉमस को भी ऑरलॉक के विजन्स आने लगे थे। उसी रात एलन एना को बताती है कि उसे डर लग रहा है और वो आज रात एना के साथ ही सोएगी। तभी आधी रात को एलन उठ खड़ी होती है। वह अपने सामने काउंट ओरलॉक को खड़ा पाती है। काउंट ओरलॉक उसे कहता है और वादा करता है कि वह एलन का सब कुछ छीनकर उसे पोसेस कर लेगा। तभी एलन अचानक नींद से जाग जाती है और वह देखती है कि एना को चूहे कुतर रहे थे। अगले ही दिन एना को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां पर फ्रेडरिक एलन को ही एना की इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। वहीं अस्पताल में फ्रेडरिक को डेमेटर शिप का मलबा देखने के लिए बुलाया जाता है। प्रोफेसर एल्बिन भी उसके साथ जाते हैं। वो देखते हैं कि नाविकों में से किसी के भी शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। तभी प्रोफेसर एल्बिन डॉक्टर विल्हेम के साथ मिलकर हरनॉक के कैबिन की छानबीन शुरू करते हैं। उनको जांच के दौरान उनको एक किताब मिलती है और उस किताब पर सेम टू सेम वही सिंबल था जो कि काउंट के कॉफिन पर बना हुआ था। डॉक्टर एल्बिन समझ जाते हैं कि ये काउंट कोई और नहीं बल्कि नोस्फरातु है। जी हाँ, नोस्फरातु यानी कि एक अनडेड वेम्पायर। फ्रेडरिक अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। प्रोफेसर एल्बिन बताते हैं कि आज तक उन्होंने इस तरह के पिशाच का सामना कभी नहीं किया है। नोस्फरातु ने ही एना और एलन की ये हालत की थी। नोस्फरातु ही था जो एलन को बचपन से वश में किए हुए था और उसका मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा था। प्रोफेसर एल्बिन उस किताब से नोस्फरातु को मारने के भी ढूंढ लेते हैं। एना जो कि अपने बच्चों को देखने जाती है, वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे मारे जा चुके हैं और नोस्फरातु उन दोनों का खून पी रहा था। एना ये सब देखकर वहीं दम तोड़ देती है। फ्रेडरिक जो कि अब तक किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहा था, उसकी आंखों के सामने उसका सारा परिवार खत्म हो चुका था। अब वो माने या ना माने क्या ही फर्क पड़ता। इसी बीच हम थॉमस और एलन की बहस देख पाते हैं, जहां एलन थॉमस को अपने जीवन का सबसे गहरा राज बताती है। वह बताती है कि बचपन में जिस एंटिटी ने उसकी प्रेयर सुनी थी वह कोई गॉड या कोई देव नहीं बल्कि नोस्फरातु ही था। उसके बाद से नोस्फरातु ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। वह रोज़ उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। एलन भी उससे एक तरह से पोजेस हो चुकी थी और वो उसका कंफर्ट जोन था। लेकिन जब से थॉमस एलन की ज़िंदगी में आया था, उसने नोस्फरातु से कोई भी संबंध नहीं रखा और तब से थॉमस ही उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। तभी हम देखते हैं कि एलन काइंड ऑफ पोसेस हो चुकी है। वो थॉमस को कहती है कि वह कभी उसके लायक था ही नहीं। यहाँ वो काइंड ऑफ थॉमस की मेल ईगो को हर्ट कर रही होती है। यहाँ ये सब नोस्फरातु ही एलन से करवा रहा था। थॉमस भी आवेश में आकर उसी ट्रांस स्टेट में एलन के साथ फिजिकल हो गया, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह किसी तरह से एलन को शांत कर दिया था। इसके बाद हमें एना की शव यात्रा का दृश्य दिखाया जाता है। फ्रेडरिक अपने बर्ताव के लिए थॉमस और एलन से माफ़ी मांगता है। प्रोफेसर एल्बिन सबको इकट्ठा करके नोस्फरातु को मारने का प्लान बताते हैं। वहीं वो एलन को बताते हैं कि नोस्फरातु को मारने के लिए उसका बलिदान आवश्यक है। एलन भी काइंड ऑफ इस बात से राज़ी हो जाती है कि अगर उसे अपने हस्बैंड और पूरे शहर को बचाना है तो उसे नोस्फरातु को खुद को समर्पित करना ही होगा। तभी प्रोफेसर एल्बिन डॉक्टर विल्हेम और थॉमस को लेकर एना की कब्र पर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि फ्रेडरिक एना की लाश से काइंड ऑफ पोजेस होकर उसके ही ऊपर लेटा हुआ था। एना की मृत्यु प्लेग से हुई थी, तो प्लेग इन्फेक्शन के कारण ही फ्रेडरिक भी वहीं पर रो रो कर दम तोड़ देता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये सीन इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन है और ये सीन किसी को भी भावुक कर सकता है। तीनों मिलकर वहाँ सभी लाशों को आग लगा देते हैं और हरनॉक के घर की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ नोस्फरातु का कॉफिन पड़ा हुआ था। जैसे ही थॉमस कॉफिन को खोलकर काउंट को मारने जाता है, वो देखता है कि उसमें हरनॉक लेटा हुआ है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, प्रोफेसर एल्बिन उस पर वार करके
देखते ही देखते नोस्फेरातु जलकर राख हो गया था। यहाँ बेसिकली एलन अपने हस्बैंड थॉमस और पूरे शहर को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दी थी। यहाँ थॉमस को एलन के जाने का गम तो था, लेकिन वह उसकी मृत्यु को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी 2025 की नोस्फेरातु की एक्सप्लेनेशन वीडियो। वैसे अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माना जाए तो मुझे ये न्यू वाली अडेप्टेशन पुरानी वाली 1922 की मूवी नोस्फेरातु से ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि ये एक मॉडर्न अडेप्टेशन है और ऑन द वे थ्रू आउट एंड तक मूवी का जो डार्क एंड ग्लूमी इन्वायरमेंट जो रखा है उन्होंने, वो आपको बांधे रखता है। हालांकि अगर आपको कहानी पता भी हो तब भी आपका मन करेगा ये मूवी देखने का। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओरिजिनल 1922 की नोस्फेरातु थी वो ब्रैम स्टोकर के नॉवल द ड्रैकुला से प्रेरित थी। उस टाइम पर राइट्स का इतना ज़्यादा झंझट नहीं था, तो वो एक जर्मन अडेप्टेशन थी और ऐसा माना जाता है कि पॉप कल्चर में हॉरर जॉनरा का माइलस्टोन मानी जाती है। उसके बाद ही वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास कॉमन हो गए थे मूवीज़ में। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल बी सून, सो स्टे ट्यून्ड।